पर्सनालिटी डेवलपमेंट चल रहा था ना हमारा। गए थे लास्ट के जो 3 टॉपिक थे। एक बार फिर से रिपीट करना अनीशा। नो मैम, आपने पढ़ा दिया था, बाकी तो आप कह रहे थे कि 3 टॉपिक रह गए। ओके, एक मिनट मैं अभी चेक करती हूँ। हाँ जी, पर्सनैलिटी वाला चला हुआ था। पर्सनैलिटी का मीनिंग मैंने करा दिया था और इसकी करेक्टरिस्टिक्स करा दी थी। उसके बाद इसका फैक्टर अफेक्टिंग और इसके आपके क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनसे आपकी क्या है पर्सनैलिटी डेवलप होती है, और कौन कौन से मेथड हैं आपके, ये वाला रह गया था, ये मैंने दिया था। और थ्योरीज रहती हैं इसकी, एक तो फ्रायड की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की थ्योरी और एक है एरिक्सन की पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्योरी। जस्ट अ मिनट, फ्रायड की थ्योरी करेंगे हम, फिर इसके क्या करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग क्या है और इसमें कौन कौन से फैक्टर से हमारी पर्सनालिटी फॉर्मेशन होती है, और विधि ये टॉपिक 3 हम लास्ट में करेंगे। पहले मैं थ्योरी समझा देती हूँ आपको। निकाल लीजिए फ्रायड की थ्योरी। फ्रायड ने क्या है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, सिगमंड फ्रायड 1856 से 1939 ने लगभग 40 वर्ष में अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के पश्चात उन्होंने क्या है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की थ्योरी दी। और इनकी थ्योरी को क्या बोला जाता है, साइको एनालिटिकल थ्योरी के नाम से भी इनकी थ्योरी को जाना जाता है, जिसमें उन्होंने क्या है ह्यूमन नेचर के कुछ बेसिक अजम्पशंस के बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया है। ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने क्या बताया है, जो ह्यूमन बिहेवियर है हमारा, वो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स द्वारा क्या होता है, डिसाइड होता है। इसका इरेशनल, अनचेंजेबल और नॉलेजेबल होता है। ह्यूमन नेचर हमारा शरीर गठनी तथा अपरिलक्षिता जैसे पूर्व कल्पनाओं से प्रभावित होता है। मानव प्रकृति आत्मनिष्ठा से बहुत कम प्रभावित होती है। देखो भाई, रुको, इसने क्या बताया गया है, सबसे पहले तो फ्रायड ने हम बताया गया कि जो हमारी पर्सनैलिटी है, तो पर्सनैलिटी में क्या होती है, हमारे जो ह्यूमन का नेचर होता है, यानी कि हमारा जो बिहेवियर, हमारा जो स्वभाव है, वो कुछ बेसिक अजम्पशंस पर आधारित होता है। पहली अजम्पशन ये बताई है कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है वह एक्सटर्नल फैक्टर्स पर निर्धारित होता है, यानी कि हमारा जो बिहेवियर है वो क्या है, हमारे जो बाहरी जो तत्व है उनके ऊपर क्या होता है, आधारित होता है। और ह्यूमन नेचर में क्या है, हमारा सब्जेक्टिविटी से बहुत कम प्रभावित होता है। ये क्या है, हमारी सब्जेक्टिविटी से बहुत कम प्रभावित होता है। हमारी जो पहले की प्री जो इमेजिनेशन है उनसे भी क्या होता है, ये प्रभावित होता है। ठीक है, हमारी जो प्रकृति, हमारा जो नेचर है, वो हमारी जो प्रोएक्टिविटी और जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, यानी कि पहले की जो हम कल्पनाएं हैं, उनके द्वारा भी प्रभावित होता है। ठीक है, जब इन्होंने दिया सिगमंड फ्रायड ने, तो सिगमंड फ्रायड ने दी है हमारा, जो सबसे पहले इन्होंने बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, एक व्यक्ति का स्ट्रक्चर, पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होता है। तो इन्होंने यहाँ पर 3 लेवल्स में इन्होंने बांटा, एक कॉन्शियस, चेतन, सब कॉन्शियस, अर्ध चेतन और अनकॉन्शियस, अचेतन। ठीक है, कॉन्शियस, चेतन से अभिप्राय है मन का वह भाग जिसमें सभी संवेदनाएं होती हैं और जिसका संबंध वर्तमान से होता है, यानी कि वे सारे एक्सपीरियंस, वो सारे के सारे जो भी हम फील करते हैं, वो सारी चीजें हमारी वर्तमान में होती हैं। इसको बोलते हैं कॉन्शियस, यानी कि इस टाइम पे हम क्या चीज फील कर रहे हैं, ये आती है आपके चेतन मन में। एक बात की इन्होंने अर्धचेतन की, अर्धचेतन यानी कि सब कॉन्शियस से अभिप्राय एक वैसा मानसिक स्तर
स्तर जो सचमुच में न तो पूर्णतः चेतन होता है न ही पूर्णतः अचेतन, यानी कि न तो हमारा काम करने के यानी कि इसमें वे इच्छाएं विचार भाव आदि होते हैं जो हमारे एक्सपीरियंस में नहीं होते, ठीक है, वे हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं और इसे अवेलेबल मेमोरी भी कहा जाता है। जब कोई पुस्तक ढूंढने पर नहीं मिलती तब हम परेशान हो जाते हैं और कुछ देर बाद सोचने पर याद आता है कि वह पुस्तक तो हमने किसी अपने फ्रेंड को दे रखी है। तो ये क्या है, सब कॉन्शियस का एग्जाम्पल है। उसके बाद है आपका अनकॉन्शियस, एक बार रीड आउट कर रही हूँ उसके बाद समझाऊंगी। अनकॉन्शियस का अर्थ होता है जो चेतन या चेतना से परे होता है। इसमें ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो न तो हमारे कॉन्शियस माइंड में होते हैं और ना ही सब कॉन्शियस माइंड में। इसमें ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिसमें विचारों का एंटी सोशल, इमोरल और सेक्सुअल होता है। ऐसी इच्छा को जो हर दिन पूरा करना संभव नहीं होता, इसमें चेतन से हटाकर अचेतन में रिप्रेशन कर दिया जाता है और इच्छाएं समाप्त नहीं होती, कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो जाती है और चेतन में लौटने का प्रयास करती हैं। फ्रायड के अनुसार अचेतन में किए गए विचारों का प्रभाव हमारे बिहेवियर पर अधिक पड़ता है। देखो बेटा, सबसे पहले तो जो सिगमंड फ्रायड थे उसने क्या है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की एक थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो हमारी क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स पर निर्भर करती है। और इसने इसका एक स्ट्रक्चर दिया, इसने एक स्ट्रक्चर दिया। स्ट्रक्चर में इसने क्या है, एक तो एक मॉडल दिया, एक तो दिया इन्होंने टोपोग्राफिकल मॉडल, दूसरा इन्होंने दिया डायनेमिक या स्ट्रक्चरल मॉडल, और तीसरी बात इन्होंने बताई इतना लंबा एक्सप्लेन कर रखा और मेन पॉइंट तो इसके सिर्फ और सिर्फ कुछ ही है। चलो देखो, सारा इसमें से नहीं करना, तुम्हारी बुक में से एक्स्ट्रा दे रखा है इसमें। इन्होंने बोला एक स्ट्रक्चरल मॉडल दिया जिसमें बोला कि जो हमारा मन होता है वह कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस सिचुएशन में होता है। कॉन्शियस तो ये है कि जैसे अब आप लोग प्रेजेंट में जो चीजें फील कर रहे हो, जो समझ रहे हो, वे क्या है, आपके कॉन्शियस माइंड से है। और सब कॉन्शियस का मतलब होता है जब आप न तो पूरी तरह से कॉन्शियस होते और ना ही अनकॉन्शियस होते, यानी कि चीजों को रख के आपको भूल जाते हो और फिर बाद में आप शांति से दिमाग में शांति से जब बैठ के सोचते तो आपको याद आ जाती है चीज। ये होता है सबकॉन्शियस में। और अनकॉन्शियस में वो होता है जो आपके कॉन्शियसनेस से परे होता है, ठीक है, जो ना तो आपका सबकॉन्शियस होता है और ना ही कॉन्शियस का पार्ट होता है। इसमें वे वाले एक्सपीरियंस होते हैं, हमारे ऐसे विचार होते हैं जिनको हम क्या कर देते हैं, रिप्रेस कर देते हैं, जो अनैतिक विचार हमारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है। और एंटी सोशल एग्जाम्पल हमारे दिमाग में ऐसे आते हैं, तो हम ऐसी इच्छाओं को क्या है, दबा देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि हमारी पर्सनैलिटी में 3 मॉडल होते हैं। एक कॉन्शियस जो क्या है आपका, जैसे अब आप बैठे क्या सोच रहे हो, क्या नहीं, क्या फील कर रहे हो, ये वाला सबकॉन्शियस में आ गया और अनकॉन्शियस में। उसके बाद क्या, जो डायनेमिक स्ट्रक्चर मॉडल है उसमें क्या है आपका इड, ईगो और सुपर ईगो, 3 तरह की इन्होंने बात की है, ठीक है। इनमें क्या बताया है कि यह व्यक्तित्व का जैविक बायोलॉजिकल कंपोनेंट होता है। इसमें जन्मजात इंस्ट्रक्शंस आपके प्रवृत्तियों की भरमार होती है जो असंगठित, कामुक, आक्रामकतापूर्ण होती है और ये नियम आदि मानने वाली नहीं होती है। इसमें उचित अनुचित, विवेक अविवेक, समय स्थान आदि कोई किसी का कोई मतलब नहीं होता है। और इसने बोला जो गत्यात्मक मॉडल था, यानी कि सबसे पहले तो इन्होंने टोपोग्राफिकल मॉडल के बारे में बताया कि कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस इस टाइप के होते हैं। और कुछ बताया इसने जो डायनेमिक स्ट्रक्चर मॉडल है उसमें बताया कि कुछ लोगों के अंदर इड होती है, उपहाम होता है, ईगो होती है और सुपर ईगो, इस टाइप की पर्सनैलिटी भी होती है, ठीक है। इसमें सबसे पहले इड के बारे में उन्होंने बताया। उपहाम जी हमारा क्या होता है, एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट होती है और इसमें हमारी जन्मजात प्रवृत्तियां इसके अंदर पाई जाती है। ये प्रवृत्तियां आनंद देने वाले प्रेरणाओं को संतुष्ट करती हैं। इसमें क्या उचित है, क्या अनुचित है, विवेक अविवेक, इससे कोई मतलब नहीं होता है। आपको क्या है,
आनंद आना चाहिए। इसमें एक नवजात शिशु में ईद की प्रवृत्ति की भरमार होती है। पहला रिफ्लेक्स एक्शन इसमें शामिल होता है, जैसे खांसना, छींकना, आंखें झपकाना, ठीक है। दूसरा प्राइमरी प्रोसेस होती है, जिस खिलौने से बच्चा पहले खेलता था उसे न देने पर वह उस खिलौने की मात्र कल्पना करके अपनी इच्छा की पूर्ति करता है और मानसिक तनाव को दूर करता है। अब इसमें बताओ भाई, ईद वाली में बताया है एक बायोलॉजिकल जन्मजात कंपोनेंट होता है, जिसमें हमें ये नहीं पता होता कि क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है, हम विवेकपूर्ण तरीके से कोई डिसीजन नहीं ले पाते। इसमें जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन इसके अंदर शामिल होते हैं, हमारी पर्सनल, जैसे खांसना, छींकना, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद जैसे कोई बच्चा पहले जिस टॉय से खेलता था वो टॉय नहीं मिल रहा तो उसको क्या है, इमेजिनेशन करके ही क्या है संतुष्ट हो जाता है। ईगो के अंदर क्या आता है, जन्म के कुछ दिनों तक बच्चा इसकी जो भी प्रवृत्तियां है उसके द्वारा कंट्रोल होता है, परंतु सामाजिक नियमों और नैतिक मूल्यों के कारण उसकी इन इच्छाओं या प्रवृत्तियों की पूर्ति नहीं होती है, ठीक है। तो वह फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ईगो। फिर आता है एक सुपर ईगो। जैसे बच्चा बड़ा होता है वह अपने माता पिता की आइडेंटिफिकेशन करने लग जाता है, वह लर्निंग करने लग जाता है और लर्निंग से सुपर ईगो की डेवलपमेंट की शुरुआत होती है और मोरल और एथिकल ब्रांच होते हैं। यह व्यक्ति को यह बताते हैं कि कौन सा कार्य अनैतिक है और कौन सा कार्य सही है और कौन सा कार्य गलत है, ठीक है। तो इस टाइप की बताई इन्होंने ईगो और सुपर ईगो वाली बात। डायनेमिक ऑफ पर्सनैलिटी, मानव जीवन जटिल तंत्र है, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल एनर्जी दोनों ही होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने बताई है कुछ बेसिक यानी कि व्यक्तित्व में गत्यात्मक डायनामिक जो भी पहलू हैं उनका परिचय। इसमें मूल प्रवृत्ति होती है, चिंता होती है, उसके बाद क्या है आपकी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होता है। मेन बेटा जो आपकी थ्योरी स्टार्ट होती है ना वो होती है आपकी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी के बारे में। इन्होंने ना यहाँ पे फ्रायड की कंप्लीट थ्योरी दे दी, जो उसने जो जो बातें बताई थी, और आपको सिर्फ यहाँ पर कौन सी थ्योरी देनी है, सिर्फ और सिर्फ जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की थ्योरी यहाँ पे देनी है। इन्होंने ईगो इनके ऊपर भी काम किया था, बेसिक इंटेंशन के ऊपर भी काम किया था, लेकिन यहाँ पर हमें बात करनी है सिर्फ इसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो ये आप कितना करोगे, एक तो स्टार्टिंग की शुरू की लाइनें करोगे, इसमें 40 वर्ष तक का क्लिनिकल एक्सपीरियंस दिया, और फिर आप बात करोगे, इस पेज को स्किप करोगे, जो पेज नंबर 53 है ना आपका, इसको स्किप करोगे। उससे पहले आपको इसकी डेवलपमेंट की थ्योरी में ये लिखना है कि जो आपका फ्रायड ने जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की थ्योरी दी है उसको 5 स्टेजेस में उसने पूरा किया है। पहली स्टेज उन्होंने ओरल स्टेज बोली है, मुखावस्था। दूसरी स्टेज उन्होंने एनल स्टेज बोली है, गुदावस्था। तीसरी उन्होंने बोली है फैलिक स्टेज, लिंग प्रधान अवस्था। चौथी बोली उसने लेटेंसी स्टेज, लेटेंसी स्टेज, ठीक है। उसके बाद है आपकी जेनिटल स्टेज, ठीक है, ज्ञानेंद्रियावस्था। ये 5 स्टेजेस में क्या है उसने अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की थ्योरी को कंप्लीट किया है। तो पहली स्टेज है ओरल स्टेज, ठीक है, जिसको हम मौखिक अवस्था भी बोलते हैं। ये जन्म से 2 वर्ष के अंदर होती है। इसमें एक शिशु के जो मेन जो केंद्र होता है उसका मुख होता है, यानी कि हर एक चीजें बच्चा क्या है मुंह से करने की कोशिश करता है। मुंह से करने की इन द सेंस यानी कि जन्म से लेकर बच्चा कुछ भी करेगा वो मुंह में ही डालेगा, ठीक है। ओरल एक्टिविटी करता है, ठीक है, कि जैसे चूसना, टेस्ट करना, कुछ भी चीजें हैं वो अपने मुंह में डालना, यानी कि चिल्ड्रन डिराइव्ड प्लेजर फ्रॉम ओरल एक्टिविटीज करता है, इंक्लूडिंग सकिंग, टेस्टिंग, दे लाइक टू पुट थिंग इन देयर माउथ। कुछ भी चीजें आती है उसको अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है, ठीक है, जैसे भोजन ग्रहण करना, अंगूठा चूसना, ठीक है, बबलाना, ये सारी चीजें क्या है वह अपने मुख से करता है। तो इसको क्या बोला गया है, ओरल स्टेज बोला गया है, ठीक है। इसको बताया आपका जन्म से 2 वर्ष तक। उसके बाद आती है एनल स्टेज, और किसी किसी बुक में बेटा जन्म से 1 वर्ष तक ये दी गई है, यानी कि दूसरी बुक में तो 0 से 2 और आपकी बुक में क्या है 0 से 1 तक दी गई है। ओरल स्टेज क्या है तो ये लिख लेना 0 से 1 ईयर तक होती है,
ठीक है। कामुकता क्षेत्र मुंह होता है, बच्चा मुंह द्वारा ही सारी एक्टिविटी करता है, चूसना, निगलना, ठीक है। उसके बाद बात करता है ये एनल स्टेज की। एनल स्टेज हमारी क्या है, 2 से 3 साल की होती है। इसके अंदर क्या करता है, चिल्ड्रन बीइंग पोटी ट्रेनिंग, ठीक है। इसमें बच्चे को क्या है, हम कुछ ट्रेनिंग शुरू करवा देते हैं। ट्रेनिंग का शुरू मतलब उनको क्या है, अगर उनको बाथरूम आया तो बच्चा बताना शुरू कर देता, अगर उसको पोटी आई है तो बताना शुरू कर देता। हम बच्चे को क्या है, ये चीज़ें सिखाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम एनल स्टेज। इस अवस्था में ईगो और ईद और ईगो के बीच द्वंद्व स्थापित हो जाता है। उसके बाद है आपकी फैलिक स्टेज। जो फैलिक स्टेज है वो होती है आपकी 3 से 6 साल तक के अंदर। फैलिक स्टेज में बॉयज आर मोर अटैच टू देयर मदर वाई गर्ल्स आर मोर अटैच टू देयर फादर। जो फैलिक स्टेज होती है, फैलिक स्टेज होती है लिंग प्रधान अवस्था। लिंग प्रधान अवस्था में क्या होता है, लड़के तो अपने पापा से लड़के तो अपनी मम्मी के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं और लड़कियां अपने फादर के साथ ज़्यादा अटैच होती है। इसमें ये एक क्वेश्चन आ जाता है फ्रायड का, आपका सीटेट में आया था कि कौन से हॉर्मोन्स के कारण लड़कियां अपने फादर से ज़्यादा अटैच होती हैं। तो लड़कियों में तो होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, और जो लड़कों में होता है वो होता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, मातृ मनोग्रंथि, और लड़कियों में पितृ मनोग्रंथि, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये नहीं लिखाएगा मातृ मनोग्रंथि या पितृ मनोग्रंथि, जी नहीं, आपका दे देगा हिंदी में भी यही लिख देगा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, फैलिक स्टेज में जो बच्ची होती है वो तो अपने पिता से ज़्यादा अटैच होती है, और जो लड़का होता है वह अपनी मम्मी से ज़्यादा अटैच होता है। तो ये क्वेश्चन में क्या बताया गया है, लड़कियों का अपने पिता की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए कौन सा हार्मोन्स होता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रा हार्मोन्स, और लड़कों का ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है इसमें, और एक ये इसकी थ्योरी में से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद बात आती है आपकी अव्यक्तता, लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज 6 साल 6 ईयर ओल्ड टू प्यूबर्टी के टाइम तक आती है, यानी कि किशोरावस्था तक आपकी। चिल्ड्रन स्पेंड मोर टाइम एंड इंटरेक्शन मोस्टली विद सेम सेक्स पेयर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं बच्चे, अपना मोस्टली समय अपने सेम जेंडर के साथ बिताते हैं। सेम जेंडर का मतलब ये वो एज हो जाती है 6 साल से फोर, यानी कि लड़कों के फ्रेंड लड़के ही होते हैं और लड़कियों के फ्रेंड सिर्फ लड़कियां ही होती हैं, ठीक है। ये आपका किस स्टेज में होता है, लेटेंसी स्टेज में होता है, ठीक है। इसमें आपके 6 7 से 12 साल तक के बच्चे इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद आती है आपकी जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज क्या होती है आपकी, 13 वर्ष की आयु से शुरू होकर लगातार चलती रहती है। इसमें किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था दोनों ही शामिल होता है। इसमें व्यक्ति को अपने ही लिंग के व्यक्ति के साथ रहने की प्रवृत्ति अधिक तीव्र हो जाती है, परंतु धीरे धीरे एडल्टहुड में प्रवेश करते हैं तो वह क्या है, हेट्रोसेक्सुअलिटी डेवलप होने लग जाती है। यानी कि जेनेटिकल स्टेज में क्या हो जाता है, आपका व्यक्ति मनोलैंगिक विकास की परिपक्वता में आ जाता है। यानी कि पहले तो क्या था, इससे पहले वाले स्टेज में वह सेम सेक्स की तरफ वो रहता था, यानी कि लड़के हैं तो उनकी फ्रेंड लड़के ही होंगे। अब जैसे वह 13 वर्ष की और ये उस तक रहता है आपके प्रौढ़ावस्था तक, ठीक है। तो इसमें क्या था, जो पहले वाला था बच्चे का जो एडल्टहुड जो धीरे धीरे क्या है खत्म हो रहा था, अब बच्चे क्या है हेट्रोसेक्सुअल जो विषम लिंगी है उसकी तरफ क्या है अट्रैक्ट होने लगते हैं। जैसे लड़के क्या है लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और लड़कियां लड़कों की तरफ, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताई गई है, उसने हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की 6 स्टेजेज, कौन कौन सी 6 स्टेजेज बताई हैं, एक बार फिर से बता रही हूँ। ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड जेनिटल स्टेज, ठीक है। यानी कि मुखावस्था, पहले बच्चा क्या है सारी चीजें मुंह से ही करनी शुरू करता है, जैसे दूध पीना, अंगूठा चूसना, और कोई भी चीज उसको मिलती है वो मुंह में उसको निगलने की कोशिश करता है, और ये अवस्था 0 से 1 साल तक होती है। दूसरी स्टेज इन्होंने बताई है गुदावस्था, एनल स्टेज, जो 2 से लेकर 3 साल तक के बीच में होती है। इसमें बच्चे को हम क्या है मलमूत्र त्यागने की एक्टिविटीज उसको कराते हैं, ठीक है।
उसके बाद क्या है, फैलिक स्टेज होती है, लिंग प्रधानता। फैलिक स्टेज में बताया गया था 3 से 6 साल के बीच में होती है, और जो लड़के होते हैं वो अपनी मम्मी के साथ ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं और लड़कियां पापा के साथ। तो इससे रिलेटेड 2 इन्होंने बताए। जो लड़कियां अपने पिता की तरफ अट्रैक्ट होती है उनके अंदर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है, और जो लड़के माता की तरफ प्यार दिखाते हैं उनके अंदर ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद बताया इन्होंने लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज 6 साल से लेकर आपकी किशोरावस्था तक होती है। इसमें मोस्टली बच्चों के सेम पीयर होते हैं, यानी कि ठीक है, वही बात, लड़कों के फ्रेंड लड़के, लड़कियों की फ्रेंड लड़कियां। अब अगली जो स्टेज आ जाती है जेनिटल स्टेज। इसमें बच्चे क्या है, एडोलसेंस की उसके बाद आ जाते हैं। 13 वर्ष की आयु से शुरू होकर ये लगातार फिर चलती रहती है। इसमें क्या होते हैं, वे अपने अपोजिट सेक्स के प्रति क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ये वाली है। अब मेरिट जो फ्राइड क्या की ने क्या बताया। अब मुझे ये बताओ, फ्राइड की जो डेवलपमेंट थ्योरी है उसके ये 5 स्टेजेज आपको समझ में आए हैं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसमें आप ज़्यादा वो ना करके, अगर आपकी फ्राइड की थ्योरी आ जाए तो फ्राइड की थ्योरी में बेसिक यही 5 स्टेजेस दिए हैं। ठीक है, आपको अगर लिखनी आ जाए तो आप यही लिख के आओगे। जो ये बाकी के जो आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए जो इन्होंने अलग अलग जो मॉडल दे दिए उनको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ फ्राइड का ऊपर वाला मीनिंग दे दो, इसने जो 5 स्टेजेस दी है वो दे दो, और उसके बाद जो थ्योरी है उसकी मेरिट और डीमेरिट दे दो। क्योंकि ये ना मैं दूसरी बुक से पढ़ा रही हूँ, और दूसरी बुक में ना सिर्फ इस थ्योरी के बारे में ये 5 चीजें ही बताई है, और थ्योरी को क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, कंप्लीट इस बुक वाला लिखोगे या सिर्फ जो मेन है वो लिखोगे? अगर आप बोलो कि हमें इस बुक का भी लिखना है तो मैं इसको भी समझा देती हूँ। बाकी तो मैंने कुछ बता ही दिया है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ईद, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, उसके बाद इसने कुछ, ठीक है बेटा, तो फिर आप ऐसा करना जो आपकी बुक में दे रखी है। हाँ बेटे बोलो। ये ईगो और सब सुपर ईगो वाला ना समझ नहीं आया, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हो आप? सुपर ईगो में इसमें बताया है, इसमें अहम से ऊंचा भी, जैसे बच्चा बड़ा होता है वह अपनी आइडेंटिटी अपने माता पिता के साथ स्थापित करता जाता है, और ये सीख जाता है कि क्या उसके लिए ठीक है और क्या उसके लिए अनुचित है। तो इस तरह की लर्निंग को सुपर ईगो की डेवलपमेंट की शुरुआत मानते हैं। इसमें क्या होती है, मोरल ब्रांच होती है। ये व्यक्ति को ये बताती है कि कौन सा कार्य सही है और कौन सा कार्य गलत है, यानी कि मोरल डेवलपमेंट की इसने क्या है यहाँ पर 3 चीजें बताई। एक तो उसमें बच्चे को इतना नहीं पता होता, ईगो में बच्चे को थोड़ा थोड़ा पता होने लगना शुरू हो जाता, और सुपर ईगो में बच्चे को पूरा ये पता हो जाता है क्या चीज उसके लिए नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या सही है उसके लिए और क्या गलत है। और बच्चा अपनी भी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर बच्चे को पता हो जाती है। बस ये है सुपर ईगो में। ठीक है बेटा, अगर आपका इसका क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आपको क्या करना है, जस्ट थोड़ा सा फ्राइड के बारे में बता देना है और फिर लिखनी है इसकी 5 स्टेजेज। बस इतना आपको इसमें करके आना है। बीच का जो 53 वाला पेजेज है इसको आप कट कर सकते हो। ठीक है, अब इसकी दे रखी है आपको कुछ मेरिट दे रखी है फ्राइड की थ्योरी की, और कुछ क्या है, लिमिटेशंस दे रखी हैं आपको। इसमें मेरिट क्या दे रखी है, इसके लाभ क्या दे रखी है कि ये सिद्धांत काफी विस्तृत है। इसमें क्या है, एक अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज दी गई जिससे बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, यानी कि पूरा का पूरा बहुत गहनता से इसके ऊपर शोध किया गया है। ह्यूमन बिहेवियर को क्या है, एक तार्किक ढंग से साइको एनालिटिकल ढांचे में डाला गया है। ये इसने लाभ बताए, और इसकी हानियां क्या क्या बताई हैं। इसमें हानियां बताई गई है कि इसमें फ्राइड ने कुछ कंसेप्ट को लिया है जिसमें उन्होंने ईगो, सुपर ईगो, इनकी बात की गई है, जो कंसेप्ट क्या है, नैतिक नहीं है, यानी कि इन कंसेप्ट को ये क्या है, अस्पष्ट है। अस्पष्ट का मतलब क्या है, इनको लोगों को समझने में क्या हो
रही है, मुश्किल हो रही है। फिर दूसरा क्या बताया गया है कि इन्होंने जो अपनी रिसर्च की है उसको क्या एक सिस्टमेटिक तरीके से बात नहीं की गई। उन्होंने क्या है यानी कि लोगों को क्या है ये बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से समझाने की कोशिश नहीं की। कभी तो वो कॉन्शियस के बारे में बोल रहे, कभी वो अनकॉन्शियस चीज़ों के बारे में बोल रहे, कभी सबकॉन्शियस के बारे में, कभी वो ईगो सुपर ईगो इन चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो इसके क्रिटिसाइजर है वो ये बोल रहे, तो इससे लोगों को क्या हो रहा है, कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि उन्होंने किस तरीके की थ्योरी यहाँ पे दी है। और ये बात आपको भी लग रही होगी, लिमिटेशन में ये दोनों बातें सच। अब इन्होंने बोला कि इन्होंने क्या है अपनी थ्योरी में एक सेक्सुअल एनर्जी पर भी अधिक प्रभाव डाला है। ठीक है, लैंगिक ऊर्जा के बारे में इन्होंने बात की है। जो इन्होंने बोला, जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट है वो बात बोलते हैं कि हमें इस तरह की चीज़ें के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और एक फ्रायड ने क्या बताया गया है, इन्होंने जो कंसेप्ट लिए गए हैं वो काल्पनिक कंसेप्ट बताए हैं, यानी कि जैसे मातृ मनोग्रंथि का कंसेप्ट, पितृ मनोग्रंथि का कंसेप्ट, यानी कि जो ये इलेक्ट्रा और ओडिपस जो कॉम्प्लेक्स इन्होंने लिए हैं, ये भी क्या है वास्तविकता के जो अगर हम विश्वास करें तो इससे इसके कोई प्रूफ इनके पास नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी क्या बताई गई है, स्टेजेस बताई गई हैं। उसके बाद बात आती है एरिक्सन की थ्योरी की। ठीक है, अभी उससे पहले हम कर लेते हैं बाकी का जो दे रखा है। एक थ्योरी हो गई, उसके बाद मैंने दिया था इसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, फैक्टर अफेक्टिंग। ठीक है, तो दो तरह के कारक हैं हमारे, एक हेरिडिटी वंशानुक्रम से संबंधित, दूसरे हैं हमारे वातावरण से संबंधित। और ये टॉपिक दिया था मैंने सुप्रिया को। मैम बताइए बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग समझाइए हमारी जो पर्सनैलिटी। एक मिनट रुको, पहले मुझे ये बताओ जो मैंने ये फ्रायड की थ्योरी समझाई है कुछ समझ में आया है या मैं वैसे ही यस बोलती मैम, रही? आया है समझ में। ठीक है, तो अब मुझे बताइए जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, उनके बारे में आपको समझाना है सुप्रिया। सुप्रिया करके लाए हो बेटा ये टॉपिक? मैम मैं बोल रही हूँ। ओके ओके, जी मैम मैं लेके और बोल। बताइए। पहला है वंशानुक्रम।
फैक्टर हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात आती है हेरिडिटी फैक्टर्स की, जिसको आप बोलते हैं वंशानुक्रम, ठीक है। इसमें वो सभी गुण होते हैं, वो सभी एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज होती हैं जो व्यक्ति को जन्म से ही मिलती है। जैसे तो पर्सनैलिटी को प्रभावित करती है आपका फिजिकल स्ट्रक्चर, आपके शरीर की बनावट, ठीक है। कई व्यक्ति तो क्या होते हैं, बहुत लंबे बहुत सुंदर होते हैं, ठीक है। और कई व्यक्ति क्या होते हैं जिनका कॉम्प्लेक्स भी ब्लैक होता है, मोटे भी होते हैं, कोई छोटा होता है, ठीक है। तो जो आपके शरीर की बनावट है तो वो प्रभाव डालती है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। दूसरा है आपकी हेल्थ। अगर आप लगातार डिजीज होते रहते, आप बीमार होते रहते, तो आप चिड़चिड़े, शंकालु या कमजोर स्वास्थ्य वाले होते हैं। तो ये भी क्या, अगर आप बिल्कुल सही हैं, ठीक है, तो आप एक हंसमुख व्यक्ति होते हो, ठीक है, यानी आपको कोई बीमारी नहीं है, आप स्वस्थ हो, ठीक है। तो स्वास्थ्य भी आपकी पर्सनैलिटी पर प्रभाव डालता है। दूसरा है आपका इंटेलेक्चुअल लेवल, कि आपकी बौद्धिक योग्यता कितनी है। सबकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो अलग अलग होता है, ठीक है। उसी के आधार पर व्यक्ति क्या करता है, बिहेवियर करता है, यानी कि जिसका जितनी मेंटल एबिलिटी जितनी होती है, बंदा उसी की तरह क्या है काम करता है। इस प्रकार ये आपको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। एक है आपका स्नायु मंडल, ठीक है। इसको ये भी हमारा इसी से होता है, पर्सनैलिटी प्रभावित होती है कि जो हमारा विकास होता है वो ठीक प्रकार से होने पर ही व्यक्ति वातावरण के साथ एडजस्टमेंट स्थापित कर लेता है, ठीक है। यानी कि जो ये क्या है, अगर आपके अंदर हेरिडिटी से ही ये स्नायु मंडल जो है, इसका भी इंग्लिश में देख लेना क्या बोलते हैं इसको, वातावरण के साथ एडजस्ट करने की जो होती है वो इसी से होती है। आगे क्या है, हमारी कुछ भी जो ये ग्रंथियां होती है जिसमें हार्मोन्स स्रावित होते हैं। व्यक्ति के शरीर में कुछ नलिका वाहिनी ग्रंथियां होती है जिनके द्वारा कुछ हार्मोन्स होते हैं, और ये हार्मोन्स भी हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो ये बता रखे हैं हेरिडिटी से रिलेटेड, आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी हेल्थ कैसी है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा है, ठीक है। और बाकी के जो जो जैसे आपके हार्मोन्स भी आपकी पर्सनालिटी पर प्रभाव डालते हैं। हार्मोन्स कैसे, जैसे मान लीजिए आपके जब आप एडोलसेंस के एज में आते तो आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो वो हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उसे एक तो देखो चेहरे पर पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, या फिर कुछ और चेंजेज हमारे शरीर में दिखाई देते हैं, तो ये इफेक्ट डालते हैं। और एक ये जो स्नायु मंडल का है, इसका दे रखा है, इसको इंग्लिश में देख लेना बेटा, प्रॉपर क्या वर्ड बोलते हैं इसको, इंग्लिश मीडियम वालों बताना इसको क्या बोलते हैं। स्नायु मंडल को दे रखा होगा आपकी बुक में। मैम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। हाँ जी, नर्वस सिस्टम, थैंक यू, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम क्या है, ये भी हमारी हेरिडिटी से ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम का जो डेवलपमेंट है वो अगर ठीक ढंग से होता है तभी क्या है आपकी पर्सनैलिटी ठीक होती है। अगर नर्वस सिस्टम में मान लीजिए कुछ गड़बड़ी आ गई तो वो गड़बड़ी आपके फिजिकल स्ट्रक्चर में भी दिखाई देगी, ठीक है। अब दूसरी बात आती है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट भी आपकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है। कैसे, आपका जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, आपकी फैमिली है, आपके नेबर्स हैं, आपके जितने भी पीयर ग्रुप है, यानी कि आपका फ्रेंड सर्कल जो है, आपका स्कूल है, और आपका कल्चरल इन्वायरमेंट, ठीक है। जो आपका फिजिकल इन्वायरमेंट है, जिस स्थान पर आप रहते हैं, ठीक है, वो भी क्या है आपके ऊपर इफेक्ट डालता है। अब आप देखो, अगर हम साउथ में जाते हैं तो साउथ के लोगों का जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। और हम जैसे ऊपर जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर जाते हैं या फिर हम हिमाचल जाते हैं, तो वहाँ के लोग क्या होते हैं, गोरे होते हैं, ठीक है। वो किसके कारण से होते हैं, वो होता है वहाँ पर तो ठंड होती है और नीचे क्या है, गर्मी ज़्यादा है, ठीक है। तो जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है उसका भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब है हमारा सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट भी हमारी क्या है, बहुत सारी सोशल यूनिट शामिल होती हैं जो किसी न किसी रूप से हमें प्रभावित करती हैं, ठीक है। जिसमें आपका समाज में आप समाज में रहते हो तो समाज से ही आप क्या है, बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद बात आती है फैमिली। आपकी फैमिली भी आपकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करती है। कैसे, आपकी एजुकेशन कैसी है, आपका रहने सहने का स्तर कैसा है, यानी कि आपका
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, ठीक है, आपके परिवार में क्या है, अगर दूसरों से मिलने की मेल-जोल वाली भावना है तो वो चीज़ आपके अंदर भी दिखाई देगी। अगर आपकी फैमिली ऐसी है कि जो इंट्रोवर्ट है, दूसरों से मिलना अच्छा नहीं लगता, तो उसका फ़र्क आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपके नेबर्स की, तो बालक के जो नेबर्स हैं, उनकी इकोनॉमिक और सोशल सिचुएशंस का भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है कि इनके पड़ोस में जैसा आपका बिहेवियर है, पड़ोसियों के साथ कैसा है, कैसे आप क्या कर रहे हो, तो ये भी इफ़ेक्ट डालता है। दूसरा, आपके पीयर ग्रुप, आप किस तरह के बच्चों में आप बैठ रहे हो, तो वो भी आपकी पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट कर रहा है। स्कूल में आप जैसे आप स्कूल में जा रहे हो, तो वो भी क्या है, आप अपने सहपाठियों के साथ रहना, क्लास में ये आप क्या है, क्लास में कैसे बिहेवियर कर रहे हो, प्लेग्राउंड में कैसे आपका बिहेवियर है, टीचर्स के प्रति आपका कैसा रवैया है, तो ये सारी बातें आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करती है। और एक आपका कल्चरल एनवायरनमेंट भी आपको इसको प्रभावित करता है। जैसे देखो कल्चरल इफेक्ट, कल्चरल इन्वायरमेंट में क्या बताया, जैसे हम कुछ कल्चरल इफेक्ट देखते हैं जिसके कारण नागा सिर के शिकारी कहलाते हैं, भील हिंसक होते हैं, संथाल डरपोक होते हैं। यानी कि ये कुछ जनजातियां बताई गई हैं जिसमें बताया गया है कि अगर मान लीजिए आप भील जाति को देखते हैं तो हम ये मानते हैं कि वो तो क्या है, बड़े ही क्रूर होते हैं, बड़े ही हिंसक होते हैं। और संथाल, ये कुछ एग्जाम्पल इन्होंने डाले हैं कि जो नागा जनजाति के लोग हैं वो शिकारी कहलाते हैं, ठीक है। तो ये कल्चरल इफेक्ट बता दिया आपकी पर्सनैलिटी का देखकर, ठीक है। अब जैसे क्या है, हमारे हरियाणा के लोगों का क्या पर्सनैलिटी बनी हुई है भाई, ये तो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि हमारी भाषा सॉफ्ट नहीं है, ठीक है। तो हरियाणा में भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जगह पर ये बोलते हैं। मेनली तो जैसे हम रोहतक के हैं, तो रोहतक वालों की जो भाषा होती है हमारी बिल्कुल खड़ी बोली है, बिल्कुल मतलब हम अगर प्यार से भी बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अगले वाले पे गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा कल्चरल इन्वायरमेंट है और जो हमारी पर्सनैलिटी को दिखा रहा है। और कई लोग ऐसे, कई जगह का ऐसा होता है कि वो इतनी मीठी वाणी बोलते हैं, बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये था हमारा पर्सनैलिटी के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लियर एवरीवन? यस मैम। ठीक है बेटा। अब आगे आता है आपकी पर्सनैलिटी फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ये मैंने टॉपिक अनीशा को दिया था। अनीशा, क्या आप इसको रेडी करके लाए हो बेटे? यस मैम। ठीक है, तो बताइए फिर। व्यक्तित्व निर्माण एक प्रक्रिया है जो वंशानुक्रम, शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक कारकों के संयोजन से होती है। यह आनुवांशिक स्वभाव से शुरू होकर पारिवारिक वातावरण, शिक्षा, सामाजिक अनुभवों के माध्यम से चरित्र, व्यवहार और सोच के अनूठे तरीके को आकार देती है। व्यक्तित्व निर्माण के मुख्य तत्व हैं। पहला है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम में होता है कि जो हमारी शारीरिक बनावट है, स्वभाव है और जो मानसिक क्षमताओं को निर्धारित करता है, यह व्यक्तित्व की नींव है। मतलब यहाँ से हमारा व्यक्तित्व शुरू होता है। फिर है पर्यावरण और सांस्कृतिक। व्यक्तित्व जिस सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में बड़ा होता है, वह उसके व्यवहार और सोचने के तरीके को आकार देता है। फिर तीसरा है पारिवारिक प्रभाव। माता पिता का व्यवहार, पालन पोषण का तरीका और घर का माहौल बच्चे के व्यक्तित्व की नींव रखते हैं। मतलब अगर माता पिता का व्यवहार अच्छा है, पालन पोषण ठीक से हो रहा है, घर का माहौल अच्छा है, तो बच्चे का व्यक्तित्व अच्छा होगा। फिर चौथा है सामाजिक और शैक्षणिक अनुभव। इसमें स्कूल, मित्र और सामाजिक मेलजोल व्यक्ति में आत्मविश्वास, मूल्य और व्यवहारिक कौशल विकसित करता है। मतलब वो स्कूल जाता है, दोस्त बनाता है, सामाजिक मेलजोल बढ़ाता है। इससे व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है, मूल्य और व्यवहारिक कौशल में उसमें व्यवहारिक कौशल विकसित होता है। पांचवा है मनोवैज्ञानिक कारक। इसमें भावनाएं, बुद्धि और दृष्टिकोण सीखने की क्षमता शामिल है।
जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता के माध्यम से व्यवहार को प्रबंधित करती है। छठा है चरित्र। यह व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण नैतिक आधार है, जो व्यक्ति के आचरण, ईमानदारी और आत्मविश्वास को दर्शाता है। हो गया मैम। समझ में आया बेटा कि एक बच्चे की पर्सनैलिटी कैसे क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब इसमें और था, एक और था हमारा पर्सनैलिटी के जो मेथड है, पर्सनैलिटी मेजरमेंट के क्या क्या मेथड हैं, कि कैसे आप एक बंदे की पर्सनैलिटी को मेजर कर सकते हो। सीधी यस मैम। प्रिपेयर करके लाए हो बेटे? यस मैम। ठीक है बेटा, बताइए। मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। इसको हम एवोल्यूशन ऑफ असेसमेंट पर्सनैलिटी भी बोलते हैं, टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट पर्सनैलिटी भी बोलते हैं, या फिर मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, मतलब मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ये जो प्रश्न है ये कई प्रकार में आ सकता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो ये जो मेथड्स हैं 3 टाइप्स के होते हैं। मेन हमें इसमें जो पढ़ना है वो 3 टाइप्स के मेथड्स पढ़ना है। पहला है द सब्जेक्टिव मेथड, द ऑब्जेक्टिव मेथड, द प्रोजेक्टिव मेथड। व्यक्तित्व विधियाँ, वस्तुनिष्ठ विधियाँ और प्रक्षेपण विधियाँ। अब आते हैं सबसे पहले द सब्जेक्टिव मेथड। The subjective method. The subjective method are those in which the individual is permitted to disclose what he knows about himself, traits, attitude, personal experience, aims, needs, and interest. Some important subjective method are व्यक्तित्व पारक विधियां, वे अध्ययन जिसमें व्यक्ति को स्वयं के बारे में अपने ज्ञान को प्रकट करने की अनुमति दी जाती है एक अवलोकन विषय के रूप में। ये अध्ययन स्वयं व्यक्ति द्वारा अपने गुणों, दुष्गुणों, व्यक्तिगत अनुभवों, लक्ष्यों, आवश्यकताओं और रुचियों के बारे में कई बातें पर आधारित होती हैं। कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन इस प्रकार हैं। तो देखिए, जो सब्जेक्टिव मेथड होता है या हम कहें व्यक्तित्व विधियां जो होती हैं, वो उसमें जो पर्सन होता है ना, वो अपने बारे में बताता है, अपने बारे में इंफॉर्मेशन देता है, अपने बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसकी खामियां ना खामियां, मेरिट्स डिसमेरिट्स, उसको क्या अच्छा लगता है, उसका क्या इंटरेस्ट है, वो अपने बारे में बताता है सब कुछ इस वाले सब्जेक्टिव मेथड में। जैसे कि शब्द ही है सब्जेक्टिव मेथड। सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट अपने बारे में सब कुछ बता रहा है, इसमें बाकी सेकंड पर्सन का कोई रोल नहीं है। अब सम इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव मेथड में क्या क्या मेथड आते हैं, तो पहला मेथड आता है द ऑटोबायोग्राफी, सेकंड आता है द केस हिस्ट्री, थर्ड आता है द इंटरव्यू एंड द फोर्थ आता है द क्वेश्चनर। जैसे पहला आता है आत्मकथा, केस का इतिहास, शास्त्राकर और प्रश्नावली। तो मैं अब आपको यह एक एक करके समझाती हूँ। द ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी के बारे में हम करें तो द ऑटोबायोग्राफी इज द नरेशन ऑफ द इंडिविजुअल given either freely or according to certain subjects, heading provided by the examiner of his experience, though life, of his present aim, purpose, interest, and attitudes. The subject has the freedom in selecting experience which are of significance to him and these reveal in personality. आत्मकथा, आत्मकथा किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं द्वारा दिए गए एक वृंग है जिसे या तो स्वतंत्र रूप से या परीक्षक द्वारा दिए गए कुछ विशेष शीर्षकों के अनुसार दिए जाता है। इसमें व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, वर्तमान लक्ष्य, उद्देश्य, रुचियां और दृष्टिकोण का वर्णन करता है। व्यक्ति को अपने लिए महत्वपूर्ण अनुभवों का चयन करने की स्वतंत्रता होती है जो उसके व्यक्तित्व को प्रकट करता है। देखिए, ऑटोबायोग्राफी ना आत्मकथा, अब जैसा कि मैंने भी सब्जेक्टिव मेथड में बताया,
ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। जो पर्सन होता है वो अपने बारे में, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, अपना पर्पस के बारे में, अपने इंटरेस्ट और अपने एटीट्यूड के बारे में बताता है। सब्जेक्ट को पूरी फ्रीडम होती है खुल के कि वो अपने बारे में बता रहा है कि मैंने आज ऐसे किया, या उसको कोई पात्र या कोई हादसे याद आ गया तो उस हादसे के बारे में बता रहा है। जैसे एग्जाम्पल दूं तो महात्मा गांधी की सत्य के साथ प्रयोग एक किताब है जिसमें महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है उस जमाने में। और दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भारत की खोज, जिसमें वो अपनी बेटी इंदिरा जी के स्वभाव के बारे में बताते हैं। तो ये ऑटोबायोग्राफी खुद पे लिखना, कोई भी पर्सन, नॉर्मल पर्सन हो या फिर कोई सेलिब्रिटी हो, वो इस बारे में बता सकता है। ऑटोबायोग्राफी, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, बायो का मतलब होता है लाइफ, ग्राफी का मतलब होता है प्रिंटेड और रिटन, आत्मकथा का मतलब आत्मा ने खुद, कथा का मतलब जिंदगी, मुद्रित या लिखित। सेकंड मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी द सब्जेक्टिव मेथड के अंदर द केस हिस्ट्री। अब केस हिस्ट्री देखो, केस हिस्ट्री मतलब in a case history we integrate the information that we obtain from various sources about the individual. This require many interviews and individual other person who know the individual. The case history techniques give information about the individual parents and the grandparents, his home background, his medical history, educational career, his friendship, his material life and his professional other. केस हिस्ट्री में हम व्यक्ति के बारे में विभिन्न स्रोतों को प्राप्त करने की जानकारी रखते हैं। इसके लिए व्यक्ति, उसके जानने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ कई साक्षात्कार आवश्यक होते हैं। केस हिस्ट्री तकनीक में व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी, उनके घरेलू परिवेश, चिकित्सालय इतिहास, वैवाहिक जीवन, व्यवहार आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो केस हिस्ट्री के शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि केस हिस्ट्री, हम अगर कोई पर्सन है हम उसके बारे में केस हिस्ट्री मतलब जैसे कि कोई पर्सन है, हमने कोई पर्सन ले लिया, अब उसके बारे में उसका इंटरेस्ट क्या है। अब जैसे हमने एक पर्सन में हमने सब्जेक्टिव मेथड में कह तो दिया कि उसको इंटरेस्ट पता है, उसके एक्सपीरियंस ये है, उसका ये फील्ड में बहुत अच्छा रोल है, लेकिन अब हमें पता कैसे चले कि वो सही कह रहा है या गलत। तो हम उसके ग्रैंड पेरेंट्स से, उसके माता पिता से, या फिर जो उसका फ्रेंड सर्कल है, जैसे कि हम जानते हैं फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का, तो उससे जानने की कोशिश करते हैं। तो केस हिस्ट्री में हम उसको लेते हैं। या फिर जैसे कोई क्रिमिनल साइंस हो गए, तो कोई भी क्राइम हो जाते हैं तो हम लेते हैं ना कि ये था, ऐसे था, तो हम उसकी पूरी केस हिस्ट्री लेते हैं। केस हिस्ट्री के अंदर डाटा आ जाता है, आपका रिसर्च आ जाता है, फिर हम एक निष्कर्ष पे आते हैं, कंक्लूजन होता है, मेथड किस तरीके से किया जाता है, सब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर हम केस हिस्ट्री बना रहे हैं, मतलब किस जो पर्सन के ऊपर हम बना रहे हैं उसका क्या क्या था, किस वजह से ये सीन हुआ। ठीक है, तो ये होता है केस हिस्ट्री। चलिए अब मैं नेक्स्ट पे आ जाती हूँ, द इंटरव्यूअर। तो इंटरव्यूअर क्या होता है, तो शब्द बहुत इजी है ये इंटरव्यूअर, तो मैं अभी आगे बताती हूँ। द इंटरव्यूअर इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ जजिंग पर्सनालिटी। द इंटरव्यूअर क्वेश्चन और लेट द individual speak freely, so to get a clear picture of the individual from what he says, interviewer knows about the interests, problems, assert and limits. हिंदी में इसको बोलते हैं साक्षात्कार व्यक्तित्व को अवलोकन करने का सबसे आम तरीका है। साक्षात्कार प्रश्न पूछता है या व्यक्ति को खुलकर बोलने देता है ताकि व्यक्ति को स्पष्ट तरीका मिल सके। व्यक्ति के कथनों व साक्षात्कारकर्ता को उसकी रुचियों, समस्याओं, खूबियों और सीमाओं के बारे में पता। देखो इंटरव्यूअर जो होता है ना, जो पर्सन होता है इंटरव्यूअर के अंदर, वो फ्री होता है। अब इंटरव्यूअर के सामने 4 लोग हो सकते हैं, 5 लोग हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 4 होते हैं। ठीक है, और पर्सन जो इंटरव्यू दे रहा होता है, तो इंटरव्यूअर जो ऑब्जर्वर बोलते हैं, जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा होता है इंटरव्यूअर को, वो एक टॉपिक देता है, उसकी पर्सनालिटी को जज करता है। इसलिए इस टॉपिक का नाम पड़ता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी या फिर असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। इंटरव्यू सारी उसकी खामियां, डिसेबिलिटीज, उसके बात करने का तरीका कैसा है, या फिर जो उसका मतलब सोशल लाइफ, उसके फ्रेंड सर्कल में वो कैसे रहता है, वो सब उसको एक इंटरव्यू के अकॉर्डिंग एक टॉपिक के थ्रू जज कर लेता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चनर हमारा इस सब्जेक्टिव का लास्ट टॉपिक है क्वेश्चनर। तो क्वेश्चनर आर द सीरीज ऑफ प्रिंटेड और रिटन क्वेश्चंस which the individual is supposed to answer. Ordinarily, the subject is supposed to answer each question by checking or encircling or underlying yes or no provided against the question.
मतलब प्रश्न वाली मुद्रित या लिखित प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है जिसका उत्तर व्यक्ति को देना होता है। आमतौर पर प्रश्न के सामने दिए गए हाँ या ना विकल्प को चिन्हित करने, गोला बनाकर या रेखांकित करने प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। तो क्वेश्चनर क्या होता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन लिखे होते हैं और वो एक सब्जेक्ट को दिए जाते हैं, मतलब जिससे ऑब्जर्वर को काम कराना है वो उसको क्वेश्चन की सीरीज दे देता है उस पर्सन को, और वो उस पर्सन को क्वेश्चंस दे देता है बहुत सारे, और उसके अकॉर्डिंग वो पर्सन को जज करता है, तो उसको बोलते हैं हम क्वेश्चनर। और ये जो होती है जैसे सीरीज होती है प्रिंटेड, मतलब प्रिंटेड फॉर्म में होती है। जैसे हमने क्वेश्चन आपको क्लास में दे दिया और आपने क्या किया, उसका आंसर दिया, हर एक बच्चे ने अलग अलग दिया, तो हमने सबका माइंड रीड करा, उसे ही हम क्वेश्चनर बोलते हैं। तो अब हम आ जाते हैं सेकंड पे, द ऑब्जेक्टिव मेथड। चलिए, जो ऑब्जेक्टिव मेथड क्या होता है, अब हम थोड़ा ये देख लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव मेथड डू नॉट डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट ओन स्टेटमेंट अबाउट हिमसेल्फ बट ऑन हिज ओवर्ट बिहेवियर as revealed to other who serve as observer, examiner or judges. The subject as far as possible is observed or studied in certain life situation where the particular trait, habit, need and other characteristics are brought into the play and can thus be observed directly by the examiner, जिसको हम वस्तुनिष्ठ विधियां भी बोलते हैं। वस्तुनिष्ठ विधियां विषय के स्वयं के बारे में दिए गए कथनों पर निर्भर नहीं करती बल्कि उनके प्रत्येक व्यवहार पर निर्भर करती है, और जो अन्य परिवेशकों या निर्णय को समझ प्रकट होती है। विषय का यथासंभव विशिष्ट जीवन परिस्थितियों में अवलोकन या अध्ययन किया जाता है जहां उनके विषय, गुण, आदतों, आवश्यकताओं, अन्य विशेषताएं सामने आती हैं और इसी प्रकार परीक्षक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखी जाती है। देखो क्या होता है ऑब्जेक्टिव मेथड, देखो सब्जेक्टिव में तो सब्जेक्ट अपने बारे में बताया जा रहा था, अपनी इंटरेस्ट के बारे में, अपने अच्छा बुरा, लेकिन उसमें क्या था कि हमें वो नहीं पता चल रहा था ना कि उसकी खामियां क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। सब्जेक्टिव में तो वो छुपा ले रहा था, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्टिव में इंडिविजुअल के साथ, सब्जेक्ट के साथ एक ऑब्जर्वर भी होता है जो उसकी खामियां को नोट करता है, उसकी पर्सनैलिटी को पूरा सुनकर रिवेल करता है, उसी को बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव मेथड। तो ऑब्जेक्टिव मेथड में भी कई सारे प्रकार आते हैं, जैसे कि आपका आ गया इसमें रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, सोशियोग्राम, पर्सनालिटी इंटरवीन्स। रेटिंग स्केल सूची जांचें, नियंत्रित अवलोकन, सोशियोग्राम व्यक्तित्व सूची। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं इसमें रेटिंग स्केल। Rating scales are used to rate the various personality trait, adjustments, emotion, interest, attitude, performance और a task. रेटिंग स्केल का उपयोग विभिन्न व्यक्तित्व लक्षणों, समायोजन, भावनाओं, रुचि, दृष्टिकोण और किसी कार्य पर प्रदर्शन को रेट करने के लिए किया जाता है। देखो रेटिंग स्केल्स ना, उसमें क्या होता है, पूरे 5 स्टार्स होते हैं। जो 5 स्टार्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक गुड हो गया, ग्रेट हो गया, गुड हो गया, फेयर हो गया, पुअर हो गया। रेटिंग स्केल्स के अंदर जो ऑब्जर्वर होता है वो सभी उसके मित्रगण जितने भी हो गए, वो समाज में कैसा अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, उसके आधार पे ना उसके एटीट्यूड को, उसका इमोशन, मतलब वो अगर सोशली बैठा है तो वो अपने इमोशंस किस तरीके से व्यक्त कर रहा है, उसका एटीट्यूड क्या है। क्या अगर जैसे एक होता है बच्चा बहुत ज्यादा रिच है, एक हो गया बहुत सामान्य है, तो जो सामान्य है वो कैसा व्यवहार कर रहा है, या फिर वो इंट्रोवर्ट तो नहीं है, वो एक्सट्रोवर्ट तो नहीं है, क्या अगर कोई समस्या आ गई वो एडजस्ट कर सकता है। तो इस प्रकार से रेटिंग स्केल दे, बहुत अच्छा होगा तो ग्रेट देंगे, 5 स्टार देंगे, ठीक होगा तो गुड देंगे, ठीक ठाक है तो ओके देंगे, और मतलब ठीक ही है बस फेयर देंगे, या फिर अभी उसे इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो थोड़ा सा पुअर देंगे। तो इस टाइप से रेटिंग स्केल करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में हम लिस्ट बनाते हैं चीजों की, और चेकलिस्ट में हम लिस्ट बनाते हैं चीजों की, मतलब केयरफुली प्रिपेयर्ड चेकलिस्ट एंड कैन एम्प्लॉय टू कलेक्ट द डाटा फॉर पर्सन। मतलब लिस्ट बना ली हमने उसकी खामियों की, उसके एक्सप्रेशंस की, उसके व्यूज की, कि मतलब अगर उसको हमने कोई चीज करने के लिए दे दी तो किस तरीके से उस चीज को दिखा रहा है, बता रहा है, या फिर उसके माता पिता का उसका व्यवहार कैसे। तो इस चीज की ना थोड़ी थोड़ी हमने लिस्ट बना ली, उसी को हम चेकलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, चेकलिस्ट। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल ऑब्जर्वेशन अंडर लेबोरेटरी कंडीशन और अंडर कंट्रोल कंडीशन कैन बी यूज्ड टू स्टडी सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब नियंत्रित अवलोकन
प्रयोगशाला के अंतर्गत नियंत्रित अवलोकन नियंत्रित परिस्थितियों में या नियंत्रित वातावरण के लिए गए प्रयोग का उपयोग किसी भी व्यक्तित्व को कुछ पहलुओं का अध्ययन करने के लिए। देखो, नियंत्रित अवलोकन या फिर बोले कंट्रोल ऑब्जर्वेशन जो होता है, इसके अंदर जो पर्सन होता है या फिर कोई भी चीज होती है वो बहुत कंडीशन, मतलब एग्जामिनर होगा एक, और एक जो बच्चा जो काम कर रहा होगा वो उसकी हर एक चीज को बिल्कुल एकदम बहुत ऑब्जर्व कर रहा होगा, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होगा कि वो एग्जाम में लिख रहा है, वो चीटिंग तो नहीं कर रहा है। बच्चा कोई चीटिंग करता है तो हम समझते हैं कि अच्छा इसका मतलब इसको कुछ आता नहीं है या ऐसे वैसे, ठीक है। या फिर जैसे जिस बच्चे को नहीं आता वो किसी से पूछ रहा है, या फिर एक होता है कि बच्चे क्या होता है कुछ प्रश्न समझ नहीं आता है क्लास में तो बच्चा पीछे पूछता है, तो वो चीटिंग के अंदर नहीं आके कि अच्छा बच्चे को ये समझ नहीं आया तो हम उसकी पर्सनैलिटी उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं पूरी अच्छी तरीके से, तो उसी को हम बोलते हैं कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन या फिर नियंत्रित अवलोकन। नेक्स्ट आता है सोशियोग्राम। सोशियोग्राम हो गया मतलब समाज आरेख। With the help of this method, the sociability of the subject is measured. With the help of this method, relationship of a student is judged. मतलब समाज अवरेख इस विधि का सहायक से विषय की सामाजिकता का मापन किया जाता है। इस विधि की सहायक से छात्रों की आपसी संबोध का आलोक किया जाता है। देखिए, जैसे स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, 100+ स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल में, छोटे छोटे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, वो कैसे सोशियोग्राम मतलब कि समाज अवरेखन कैसे अपना बैठ रहे हैं, लंच शेयर कर रहे हैं और अपना व्यवहार बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं, इंटरेस्ट बता रहे हैं। कोई कहता है आज तो मैंने घर जाके आलू का पराठा बताया खाया, कोई कहता है घर जाके आज तो मम्मी ने मेरे को मसाले वाले पराठे बनाए, तो सब अपना इंटरेस्ट बता रहे हैं, अपना सोशियो बता रहे हैं, सोशियो स्ट्रक्चर बता रहे हैं। कोई कहता है मुझे ये चीज ना बहुत अच्छे से नहीं आई मैथ्स में या फिर इंग्लिश में नहीं आई, तो वो कैसे सोशल स्ट्रक्चर में आके अपना समय को व्यतीत करते हैं और किस अच्छी तरीके से उसे यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट पर्सनालिटी इंटरव्यू इंट्रोरीज, जिसको हम व्यक्तित्व विवरण काय बोलते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा अतीत का लिखित विवरण, व्यवहार, भावनाएं और इच्छाएं व्यक्तित्व के बारे में जानकारी का अच्छा स्रोत हो सकती है। व्यक्तित्व संबंधी सर्वेक्षणों और कागज पेंसिल परीक्षणों का माध्यम से स्वयं मूल्यांकन किया जाता है। Any individual written account of the past behavior, feeling and wishes can be good source of information about his personality, self-rating and can be done the personality interviews and paper and pencil। जो पर्सनालिटी इंटरव्यूज होता है जिसको हम व्यक्तित्व विवरण काय बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है, जो ऑब्जर्वर होता है उसकी फीलिंग्स को, उसकी बिहेवियर्स को बहुत अच्छी तरीके से उसके स्रोत मतलब उसकी जानकारी लेता है, उसके गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और खुद रेटिंग देता है, सेल्फ रेटिंग देता है थ्रू द पेन एंड पेंसिल। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट द प्रोजेक्टिव मेथड। ठीक है, हाँ, लास्ट आता है आपका द प्रोजेक्टिव मेथड। In this method of technique, the examiner does not observe the overt behavior of a subject as in miniature life situations, nor does he ask the subject to state his opinion of his own behavior or his feeling about a certain experience. Instead, the subject is requested to behave in an imaginative way. Is that by making up a story, interpreting ink plots or constructing main line है ये ink plots or constructing same objectives out of the plastic materials and drawing what he wants। मतलब इस विधियां प्रक्षेपी विधियां, इस विधियां या तकनीकों में परीक्षक विषय के प्रत्येक व्यवहार का अवलोकन नहीं करता जैसे कि लघु जीवन स्थितियों में होता है, ना कि वह विषय से उसके अपने व्यवहार या कुछ अनुभवों के बारे में उसकी भावनाओं को बनाने के लिए कहता है। इसके बजाय विषय में काल्पनिक तरीके से व्यवहार करने का अनुरोध किया जाता है, अर्थात कहानी गढ़कर स्याही के धब्बे की व्याख्या करना या प्लास्टिक सामग्री से कुछ वस्तुएं बनाकर और उन पर अपनी इच्छा अनुसार चित्र बनाकर। देखिए, जो प्रोजेक्टिव मेथड होता है ना, बेसिकली वो सब्जेक्टिव मेथड से और आपका ऑब्जेक्टिव मेथड से बहुत अलग है। इसमें ये दोनों मेल नहीं खाते। प्रोजेक्टिव मेथड इसका बिल्कुल अपोजिट समझ लीजिए। इसमें ना ही ऑब्जेक्टिव मेथड की बाहरी व्यक्ति आकर इसको मतलब फॉलो अप कर रहा है, सब्जेक्टिव मेथड में ना ही उसकी पर्सनालिटी
में बता रहा है, वो अपने ही अपने बारे में बताया जा रहा है। प्रोजेक्टिव मेथड में क्या होता है, हम इमेजिन करते हैं हर चीज, सारी चीज हम बिल्कुल प्रॉपर इमेजिन करके चल रहे हैं। इसमें क्या होता है, पेंटिंग दी जाती है बच्चों को, जिसको हम इंक प्लॉट बोलते हैं, जिसके अंदर बच्चा क्या करता है, स्याही से बच्चे को बोल दिया जाएगा ये देखो ये वाली जो पेंटिंग है इसको आप अच्छे से देखिए और बताइए इसमें क्या क्या चल रहा है, क्या खामियां हैं, क्या अच्छाई हैं, क्या बुराई हैं, ये सब आप बताइए। मतलब डिसएडवांटेज, डीमेरिट्स, मेरिट्स बताइए, इंटरेस्ट बताइए। जैसे कि देखो एग्जाम्पल बताती हूँ आपको इस नॉर्मली, जैसे कि जब हमारा मूड बहुत अच्छा होता है तो हम ना ओस की बूंदों को डायमंड बोलते हैं कि देखो यार ये ओस की बूंद ना डायमंड जैसी है। लेकिन जब हमारा ना मूड बहुत बेकार है, हमने मतलब मम्मी से डांट खा ली है, किसी से भी मतलब कुछ भी हमारा दिनचर्या में कोई समस्या आ गई, तो हम कहते हैं ये ओस की बूंद ना आंसू जैसी है, मजा नहीं आ रहा इसमें। तो यही होता है प्रोजेक्टिव मेथड, मतलब इंक ब्लॉट के अकॉर्डिंग बच्चा क्या करता है, उसको समझता है, इमेजिन करता है, अपने माइंड में इमेजिन कर रहा है, तभी तो बता रहा है ना मैम मैंने ना इस पेंटिंग में ना मैम ये ना यहाँ पे डॉट है, मैम ये डॉट ये चीज बता रही है, मैम यहाँ ना पानी तैर रहा है, पानी तैर रहा है मैम, पानी तैर रहा है इसका मतलब मैम बारिश हुई होगी कल यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे पानी तैर रहा है, या मैम ये सी होगा। मतलब इस तरीके से वो अपना समझता है। तो ये जो इंक प्लॉट होता है प्लास्टिक के मटेरियल की वस्तुओं को यूज करके बनता है। तो इसके अंदर कुछ मेथड्स आते हैं। अब वो मेथड्स क्या होते हैं, देखो 5 टाइप के मेथड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं थीमेटिक एप्रीसिएशन टेस्ट, चिल्ड्रन एप्रीसिएशन टेस्ट, रोजान्स इंक ब्लॉट टेस्ट, प्रोजेक्टिव क्वेश्चनरी एंड सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, तो इसको बहुत अच्छे और बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए थीमेटिक एप्रीसिएशन टेस्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विषयगत बोध परीक्षण, मतलब टैट, CAT, टैट, ठीक है। थीमेटिक एप्रिएशन टेस्ट मतलब विषयगत बोध परीक्षण। थीमेटिक एप्रिएशन टेस्ट, द टैट वाज डेवलप्ड बाय मॉर्गन एंड मूरे in 1935, very important line, that was developed by Morgan and Murray in 1935. It requires the subject to look at the picture and to interpret it by telling a story. He is invited to say what led up to a scene in the picture, why such event occurred, and what the consequences will be. विषयगत बोध परीक्षण TAT को मॉर्गन एंड मूरे ने 1935 में विकसित किया था। इसमें प्रतिभागी को चित्र को देखकर एक कहानी सुनकर उसकी व्यक्तित्व व्याख्या करनी होती है। उससे पूछा जाता है कि चित्र में देखिए गए दृश्य तक पहुंचने में क्या कारण थे, ऐसी घटनाएं क्यों घटी और उसका क्या परिणाम हो सकता है। देखिए मैं इसको नॉर्मली ऐसी बता देती हूँ कि इसमें ज्यादा नहीं लिखा हुआ है। देखिए बेसिकली क्या होता है, बच्चे को 30 चित्रों का प्रयोग, इसमें 30 पिक्चर्स होती है, ठीक है, 30 पिक्चर्स होती है जिसमें 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। वो एक होता है गर्ल्स, एक होता है बॉयज, ठीक है, जिसको हम स्त्री पुरुष हिंदी में भी बोलते हैं। स्त्री मतलब गर्ल्स, गर्ल्स के पास 10 दी जाती है, पुरुषों के पास 10 दी जाती है, और 10 दोनों को दी जाएंगी, मतलब दोनों का समूह होगा। तो इंडिविजुअल को ना, हर एक इंडिविजुअल को, एक सब्जेक्ट को 20 चित्र दिखाए जाएंगे और उस 20 चित्र के आधार पे उसको क्वेश्चन दिए जाएंगे कि क्या हो रहा है इस चित्र में, इसका कारण क्या है, ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, भाई चित्र हमने दिया ही क्यों है बच्चे को। तो कोई भी टेस्ट, जो भी सब्जेक्ट होता है, इसमें अपने आप को पात्र मान लेगा कि इस चित्र में ना मैं हूं, और फिर वो आधार कर मतलब विचार करेगा उसके बिहेवियर का, उसके सोशल लाइफ का उस चित्र में, क्योंकि उसके पास 20 चित्र है हर एक बच्चे के पास। तो उस तरीके से वो गाइडेंस करता है। तो इससे बच्चे को समझने की गाइडेंस मिलती है, क्योंकि हर एक बच्चे का जो दिमाग होता है, मतलब माइंड होता है, वो अलग अलग तरीकों से चलता है। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है बच्चे को समझने की, जिसे हम थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट बोलते हैं, टैट के नाम से। नेक्स्ट आता है आपका चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट जो होता है, इट वाज डेवलप्ड बाय ल्यूपोल्ड बेलगन। द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 10 पिक्चर्स मेंट फॉर चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ ग्रुप, मेन पॉइंट, चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 3 to 10 पिक्चर्स, सॉरी एज ग्रुप, the test consists of 10 pictures meant for children of the age group 3 to 10. Pictures are shown one after another and the reaction responses are noted and instructed. बच्चों का बोध परीक्षण CAT, इसमें
इसे लियोपोल्ड बेलाक ने विकसित किया था। इस परीक्षण में 3 to 10 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों के लिए 10 चित्र शामिल किए जाते हैं। चित्र में एक बार एक दिखाए जाते हैं और बच्चों को प्रत्येक जवाबों को नोट करने का अवसर दिया जाता है। तो देखिए इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जैसा कि इस टेस्ट का नाम है चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, तो मतलब ये टेस्ट जो होता है बच्चों के लिए होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों को 10 कार्ड दिए जाते हैं। जो 10 कार्ड होते हैं वो एनिमल्स के होते हैं। एनिमल्स मतलब अलग अलग, लॉयन हो गया आपका, अलग अलग प्रकार के जितने भी एनिमल्स हो गए वो उस पिक्चर में दर्शाए जाते हैं और उसके जीवन की अलग अलग सिचुएशन, मतलब एनिमल अगर वो उसको किसी पिंजरे में बंद किया जाता है तो उसकी कैसी धारणा है, या फिर एनिमल कोई जो पर्सन है जो उसको रोज रोज उसको फीड करा रहा है, 3 टाइम फीड करा रहा है, मतलब उसको मतलब जो खाने का सामान उसको एनिमल को दे रहा है, मतलब इस तरीके की बहुत सारी ना दृश्य होते हैं। तो ये दृश्य देखकर ना टीचर बच्चे को देता है तो बच्चे की इससे पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करता है, उसकी थिंकिंग मतलब कितनी जल्दी से बच्चा आईक्यू लेवल उसका जल्दी वर्क कर रहा है इस तरीके से। तो ये जो बच्चे होते हैं 3 to 10 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं इनके लिए बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ना अच्छा होता है करना, मतलब उनको अच्छे से डेवलप करना। नेक्स्ट आपका आता है आपका प्रोजेक्टिव क्वेश्चनरीज। इन दिस टेक्निक द सब्जेक्ट इज गिवन अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन टू आंसर इन हिज ओन वे। दो सच questionnaires it is possible to obtain information regarding the subject emotional life, his value, his attitudes and sentiments। देखो इसके अंदर क्या होता है ना, प्रोजेक्टिव क्वेश्चनरीज के अंदर in this techniques the subject is given a series of question to answer, मतलब बच्चे को ना सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन दे देगा और बच्चे को उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, बहुत सारे प्रश्नों का ना उत्तर देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए, जैसे प्लास्टिक एज अ मटेरियल इज, तो एक सामग्री के रूप में प्लास्टिक है, तो मैंने ना इनकम्प्लीट सेंटेंसेस आपको दे दिए और आपको उसको ना ढंग से समझना होगा कि क्या है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टिव क्वेश्चनरीज। एक आता है आपका रोशांस इंक ब्लॉट टेस्ट। दिस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय हरमेन रोशास इन 1921। इट यूजेस 10 irregular ink pots standing against a white background. Each ink pot is shown in a fixed number of ways and the test is asked to report the sense। इसका मतलब होता है, देखिए इंक ब्लॉट टेस्ट में ना स्याही से बने हुए 10 कार्ड ना बच्चे को दे दिए। अब इस स्याही से बने हुए 10 कार्ड में कौन कौन से कार्ड किस प्रकार के, ये कैसे जानेंगे, तो मैं अभी आपको इस बारे में बताती हूँ। देखिए 5 कार्ड जो होंगे इसमें ब्लैक होंगे, 2 कार्ड जो होंगे वो ब्लैक और रेड होंगे, मतलब काले और लाल कलर के होंगे, 3 कार्ड होंगे इसमें मल्टी कलर। तो ये जो कार्ड होंगे ना बच्चे को हम सीक्वेंस में दे देंगे और कहेंगे बेटा आप इसको उलट पुलट करके देखो, इसके आंसर्स ढूंढो, तो इससे भी हम बच्चे की एबिलिटी, इमोशंस, उसका क्लास में माइंड और उसका अट्रैक्टिव कैसा है, तो ये भी एक पिक्चर के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है आपका सेंटेंस कंप्लीशन। दीज टेस्ट प्रेजेंट अ सीरीज ऑफ इनकम्प्लीट टेस्ट टू बी कंप्लीटेड बाय टेस्ट इन 1 or more वर्ड। देखो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट वर्ड से ही हम समझ रहे हैं, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट मतलब अधूरे वर्ड्स दिए जाते हैं इसके अंदर बच्चों को, और अधूरे वर्ड से क्या करता है बच्चा, उसको एनालाइज करता है धीरे धीरे कि इसको इस तरीके से जोड़ना है। इसमें हम बच्चे की इनकम्प्लीट सीरीज ऑफ इमेजिनेशन, कि बच्चों को अगर हम जैसे नॉर्मल इनकम्प्लीट वर्ड दे देंगे ना तो बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा, उसकी इमेजिनेशन क्या है उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्टिव मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह समझ में आया होगा और आप इसको एक बार घर जाके दोबारा दोहराए जिससे कि आप इसे और अच्छे से समझ सके, क्योंकि ये एक बार में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा होगा सभी के लिए। थैंक यू। वाह सिद्धि, आप कितने अच्छे से समझाते हो। थैंक यू मैम। मुझे लगा ही नहीं मैं क्लास में बैठी, मुझे सच बताऊं ना आपकी आवाज ऐसी लग रही है वो जैसे कार्टून वाली मूवी देखते हैं ना, वो यस मैम। प्यारे से एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू मैम। मैम सब आपका ही आशीर्वाद है बस। नहीं बेटा आपकी मेहनत है ये।
कितना अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। मैं ना जबकि सोच रही हूँ कितना अच्छा पढ़ाती है ये लड़की। बहुत अच्छे टीचर बनोगे आप इन फ्यूचर। मैम आपके मुंह में घी शक्कर। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। सबको समझ में आया? और जैसा सिद्धि ने बताया, आपको एक बार ये टॉपिक दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो मेथड है, ये आपके ये लगा लो, इनमें से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। जो ये इन्होंने बोला था ना, परसेप्शन विधि और परसेप्शन विधि, इनमें से आता है सीटेट में क्वेश्चन। ठीक है। अब बाकी जो मैं पढ़ाऊंगी वो नेक्स्ट कल वाली उसमें पढ़ाऊंगी। आप जो ये वाला टॉपिक है सब बच्चे पढ़ के आएंगे। कौन से वाला? पर्सनैलिटी की जो भी ये मेथड है, ठीक है, पर्सनैलिटी मेजरमेंट के मेथड सारे बच्चे पढ़ के आएंगे कल। और कोई प्रॉब्लम रहती है तो मैं बता दूंगी, नहीं तो कल मैं ख़त्म करवाऊंगी, आपका ये वाली यूनिट ख़त्म हो जाएगी, एरिक्सन की थ्योरी। ठीक है। और फिर इसी में जो भी आपकी प्रॉब्लम होंगी इस यूनिट की, वो प्रॉब्लम लूंगी। ठीक है। कल नेक्स्ट और कुछ नहीं करवाऊंगी, बस एरिक्सन की थ्योरी और तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो लूंगी। और मंडे को लूंगी मैं तुम्हारा टेस्ट। मंडे को बताइए मुझे। तीनों चैप्टर? नहीं, तीनों चैप्टर एक साथ कैसे होंगे खुशी? आप मुझे बता दीजिए कौन सी यूनिट का आप टेस्ट दोगे। मैम यूनिट 1 से ले लीजिए, स्टार्टिंग से ठीक रहेगा। स्टार्टिंग से ठीक है। अब मुझे ये बता दो, यूनिट 1 में भी आप कंप्लीट का दोगे या हाफ का दोगे? मैम हाफ हाफ करके। ठीक है। फिर इसमें देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हैं। ठीक है, हाफ यूनिट का दे देना मंडे को टेस्ट। और बेटा देख, ये मत करना कि टेस्ट वाले दिन आधे बच्चे गायब रहे। मैम कहाँ से कहाँ तक? बेटा इसका तुम कर देना, जैसे फर्स्ट पेज पे आओ आप, पर्सपेक्टिव इन डेवलपमेंट में। मैम सिलेबस से बता दीजिए। हाँ हाँ, सिलेबस से बता रही हूँ बेटा। एक तो फर्स्ट वाला का पॉइंट कंप्लीट करना है, इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का कंसेप्ट, पर्सपेक्टिव इन डेवलपमेंट, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट थ्योरी। और इसमें से बताओ कितना कर लोगे। एंड्यूरिंग थीम इन द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एज मल्टी डायमेंशनल एंड प्लूरल, ये तो इजी है। डेवलपमेंट एज कंटिन्यूस थ्रू द लाइफ स्पैन, वे इन विच डेवलप। आप बताओ इसमें से सेकंड जो पॉइंट है उसमें से कितना करोगे, क्योंकि हाफ करना है ना, हाफ का फिर बाद में ले लूंगी। हाफ कर लेना ये, ठीक है, यहाँ तक कर लेना, लाइफ स्पैन तक। डेवलपमेंट एज कंटिन्यूअस थ्रू द लाइफ स्पैन, यहाँ तक के टॉपिक। और हाफ टॉपिक फिर बाद में ले लूंगी, ठीक है। ओके मैम। और कल एक टॉपिक है बस, वो पढ़ाने के बाद किसी को जो प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस करेंगे बस। और टेस्ट एग्जाम कब होते हैं? क्या बोल रहे हो शिवानी? कुछ मैम एग्जाम कब होते हैं यूनिट के? एग्जाम बेटा अगस्त या सितंबर में होंगे आपके। टेस्ट लेने का मेरा मोटिव ये है कि अगर आप, कुछ सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जो घर पे ही रहते होंगे, ठीक है, और वो हम आपकी जो लिखने की हैबिट है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और फिर पेपर आपका 3 घंटे में आप लोग कंप्लीट नहीं करके आते। तो अब इसमें कुछ बच्चे ईमानदारी से भी टेस्ट देंगे और कुछ बच्चे देख के भी देंगे, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट लेना है, ठीक है। अरे लेकिन फिर भी जो आपकी राइटिंग स्किल है वो तो डेवलप होएगी, जो ईमानदारी से। एमसीक्यूज बेस्ड होगा सब्जेक्टिव? क्या बेटा? मैम ये टेस्ट आप सब्जेक्टिव मेथड में लोगे या फिर एमसीक्यूज बेस्ड? नहीं, एमसीक्यू बेस्ड नहीं आएगा बेटा, सब्जेक्टिव आता है आपके पेपर में। ओके मैम। ठीक है, मैं क्वेश्चन बोल दूंगी आपको। और भाई देखो, टेस्ट वाले दिन बेटा आज नहीं समझाऊंगी खुशी, कल समझाऊंगी, क्योंकि अभी 12:30 पे मेरी नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए बोला ना, कल एक ही टॉपिक है, उसके बाद जो जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो वाले, ठीक है, प्रॉब्लम्स है कल ले लेना अपनी सारी।
चलिए फिर मिलते हैं कल। मैम टेस्ट में क्या सब दिया जाएगा क्वेश्चन? व्हाट सब्जेक्ट कीजिए प्लीज। बेटा मैं ना कल करवाती हूँ उमा शंकर, ठीक है? कल जो भी आपकी प्रॉब्लम है कल ये लगा लो, 10-15 मिनट का मेरा टॉपिक है, उसके बाद आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चन ही पूछने हैं, ठीक है? ओके मैम। क्योंकि अभी ये लगा लो 12:30 पे दूसरी क्लास हो जाएगी और मेरे को 5-7 मिनट अपना फोन चार्जिंग पे लगाना है। ओके मैम। ओके बेटा, थैंक यू। चलो ठीक है, Thank you, ma'am. ओके बेटा, बाय। गुड आफ्टरनून बाय मैम। मैम। गुड आफ्टरनून बेटा।